ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में हम राजस्थान की कृषि का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कल राजस्थान की कृषि की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, कृषि के प्रकार देखे थे हमने, और आगे हम और जो कृषि से संबंधित तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कृषि से संबंधित देख लेते कल कृषि के प्रकार देखे थे, जिसमें हमने देखा था कल बारानी कृषि देखी थी, हमने स्थानांतरित कृषि देखी थी, हमने खड़ीन कृषि देखी थी, हमने जैविक कृषि देखी थी, रिले क्रॉपिंग देखी थी, यांत्रिक कृषि देखी थी। जो मुख्य राज्य में जो मुख्य रूप से होती है कृषि के प्रकार देखे थे। उसके आगे हमने देखा था कि कुछ फसलों के बारे में चर्चा की थी, जिसे हम आज विस्तार से देखना है। उससे पहले कुछ कल लोग बच्चों का कहना है कि सर जो नाम है कल एग्रीकल्चर से संबंधित और कल्चर है, जैसे सेरिकल्चर है, वर्मी कल्चर है, उनके बारे में भी बता दे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, कुछ और कल्चर है जिनके बारे में हम देख लेते हैं, जो कृषि से संबंधित ही क्रियाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एपिक कल्चर। एपिक कल्चर इसका संबंध है मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का संबंध है रेशम पालन, रेशम उत्पादन से। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के बाद में है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर इसका संबंध है मत्स्य पालन से। अभी जो कृषि की भूमि की उपजाऊता बढ़ाने के लिए वर्मी कल्चर का कंसेप्ट चला, वर्मी कल्चर, यह है केचुआ पालन से। केचुआ पालन से। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। यदि एग्जाम में सिंपल एग्जाम में पूछ ले कि मृदा की उर्वरकता के लिए कौन सा जीव किसान का मित्र कहा जाता है, कौन सा? केचुआ। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। उसके बाद में देखें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी से। बागवानी से। एपिक कल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर सब्जियों से संबंधित है। फ्रूटिकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित। इस प्रकार बहुत सारे कल्चर है। कुछ मुख्य है एपिक कल्चर जिसका मधुमक्खी पालन से, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से, पिसिकल्चर मत्स्य पालन से, वर्मी कल्चर केचुआ पालन से और हॉर्टिकल्चर बागवानी से। इतने से शायद आपका काम हो जाए। तो ये हमारे कुछ कृषि से संबंधित, कृषि से समानांतर चलने वाली क्रियाएं हैं। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट प्रमुख केंद्रों के बारे में देख लेते हैं। कृषि से संबंधित जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं उनकी चर्चा भी साथ में ही कर लेते हैं। अनुसंधान केंद्रों की चर्चा करते हैं हम, तो देखें सबसे पहला देख ले केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र यह है दुर्गापुरा जयपुर में। दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, स्थापना इंपोर्टेंट नहीं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान कहां पर है? तो दुर्गापुरा जयपुर में है। नेक्स्ट देखें हम केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर 1993। डेट थोड़ी सी इंपोर्टेंट रही, 1993। नेक्स्ट है केंद्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र। मसाला अनुसंधान केंद्र यह है तबीजी। तबीजी भरतपुर। इसकी स्थापना हुई है 2000, सन 2000। केंद्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा है हमारे पास केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र। ज्यादा डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बीकानेर। केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर।
नेक्स्ट है ज्वार अनुसंधान केंद्र, ज्वार अनुसंधान केंद्र। ज्वार अनुसंधान का ज्वार शायद मैंने भारत में राजस्थान प्रथम स्थान में लिखवा दिया, शायद देखें कर लिखवा दिया तो प्रथम स्थान तो नहीं लगता, शायद महाराष्ट्र लगता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आपको ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर। इसके बाद में है नेक्स्ट देख ले हम मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र, कहां पर है? बांसवाड़ा, बोरवट बांसवाड़ा। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। एक राइस क्लस्टर, राइस से शोधनशाला संबंधित है, राइस क्लस्टर पूछा जाए आपसे, राइस क्लस्टर कहां पर है? बूंदी में। इसके अलावा देखिए काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, सेंटर एरिड रिसर्च जोन काजरी। 1959 में इसकी स्थापना हुई है और कहां पर है? काजरी, जोधपुर में। पूरा लिख लेता हूं मैं। और दूसरा है आफरी, 1988 इसकी स्थापना 2-3 बार होती है, इसलिए इसकी स्थापना को लेकर 1988 इसकी स्थापना अलग अलग मिलेगी, क्योंकि बाद में काजरी के रूप में हुआ, तो ज्यादा व्याख्या तो नहीं है, आपको इतना याद रखना है काजरी की स्थापना कब हुई है? 1959 जोधपुर में। आफरी की स्थापना, आफरी क्या है? एरिड शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, ये वनों से संबंधित काम करता है, शुष्क वनों से संबंधित आफरी, ये भी कहां पर है? जोधपुर में। आफरी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, जबकि काजरी केंद्रीय शुष्क, काजरी है वो शुष्क अनुसंधान केंद्र है, जबकि यह शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है। दोनों ही का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1959 में और इसकी स्थापना 1989 में। तो कुछ हम अनुसंधान केंद्रों के बारे में देखा जिसका संबंध है राजस्थान से। हमने देखा राजस्थान से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है, आपसे पूछ रहे हैं केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो दुर्गापुरा जयपुर में, स्थापना 1943 में। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर 1993। केंद्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी भरतपुर 2000। इसके अलावा है केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। ज्वार अनुसंधान कहां पर है? वल्लभनगर जयपुर में। मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा में है। हम पढ़ेंगे माही कंचन, माही ध्वल, माही सुगंधा चावल की किस्म, और माही का ध्वल और माही कंचन मक्के की किस्म की खोज कहां पर हुई है? बांसवाड़ा बोरवट में हुई है। राइस क्लस्टर कहां पर? बूंदी में। काजरी यह मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए उसके बारे में शोध करती है, जिसकी स्थापना 1959 में राष्ट्रीय वन के रूप में, इसकी वन सर्वेक्षण के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में इसको काजरी के रूप में बना दिया जाता है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और कहां पर है? जोधपुर में। आफरी 1988 में, और ये शुष्क वन अनुसंधान केंद्र का कार्य करता है। इस प्रकार यह राज्य की कृषि से संबंधित मुख्य क्या है? अनुसंधान केंद्र हैं। तो इस प्रकार हमने अभी देखा एक कुछ कल्चर्स देखे कृषि से संबंधित, और दूसरे देखे हमने प्रमुख अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा कुछ प्रमुख मंडियां हैं, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं साथ में ही। राज्य में जो मुख्य मंडियां हैं, जैसे प्याज मंडी कहां पर है? अलवर में। जोधपुर में भी है, पर मुख्य रूप से कहां पर है प्याज मंडी? अलवर में। तो प्याज मंडी अलवर में, पुष्प मंडी पुष्कर अजमेर में। मंडियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ हमारे पास मंडी है, टमाटर मंडी व इसबगोल मंडी जालोर में। तो मंडियों के बारे में कुछ मंडियां हैं, जैसे पुष्प मंडी, पुष्प मंडी ये कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट हमारे पास है प्याज मंडी, प्याज मंडी कहां पर है? अलवर वाली याद रखनी है आपको, अलवर में। नेक्स्ट है मिर्च मंडी, मिर्च मंडी मथानिया, मिर्च मंडी मथानिया में। मिर्च मंडी कहां पर है? मथानिया कहां पर है? जोधपुर में।
मसाला मंडी, मसाला मंडी रामगंज कोटा, मसाला मंडी रामगंज कोटा। प्याज मंडी हो गई, मिर्च, टमाटर व इसबगोल मंडी जालोर, टमाटर व इसबगोल मंडी जालोर। संतरा मंडी, संतरा मंडी झालावाड़। इस प्रकार ये कुछ मंडियां हैं। मक्का मंडी, मक्का मंडी निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार ये राज्य की क्या है, कुछ मंडियां हैं। राज्य की कुछ मंडियों के बारे में हमने देख लिया इसके साथ साथ में। तो ये हमारे राज्य की मंडियां है। आपसे कुछ प्रमुख मंडियां है। पुष्प मंडी कहां पर है, पुष्कर अजमेर में, प्याज मंडी अलवर में, मिर्च मंडी मथानिया जोधपुर, मसाला मंडी रामगंज कोटा, टमाटर व इसबगोल मंडी जालोर, संतरा मंडी, संतरा मंडी कहां पर है, झालावाड़, मक्का निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़। इस प्रकार ये राज्य की क्या है, कुछ प्रमुख मंडियां हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लहसुन मंडी 12। तो कुछ प्रमुख मंडियां हैं। मंडियों के बाद में हम आते हैं प्रमुख फसलों पर। फसलों के बारे में, एक फसल के बारे में हम चर्चा करेंगे। फसलों में देखिए एक बार फसलों का वर्गीकरण कर देते हैं। हमने कल देखा था फसलों का कुछ ही खाली ऋतुएं देखी थी, हमने इसका वर्गीकरण नहीं किया था। तो वर्गीकरण करके देख लेते हैं, जहां से सीधा प्रश्न पूछ ले आपसे। फसलों का वर्गीकरण में देखते हैं तो उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर कृषि फसलों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। देखें हम मुख्य रूप से हमारे पास 3 तरह की फसलें होती है। खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल के बाद में होती है दलहन फसल, दलहन फसल के बाद तिलहन फसल, और तिलहन फसल के बाद में व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसल में भी देखें तो हमारे यहाँ पर रेशेदार फसल होती है, जैसे कपास है वो रेशेदार फसल है। हमारे यहाँ पर तंबाकू है वो पेय फसल है। तो इस प्रकार कुछ व्यापारिक फसलों में भी कुछ प्रकार हो सकते हैं। इसबगोल है, अश्वगंधा है, मूसली है। ये कैसी फसलें हैं, औषधीय फसलें। तो इससे कोई डीप थोड़ा सा पटवार वगैरह में डीप पूछ के तो उसके साथ चर्चा करेंगे व्यापारिक फसलों के साथ। खाद्यान्न फसल आप सब जानते हैं, जो हमारे खाने में काम आती है, लेकिन कुछ को पूरा पता नहीं होता है, तो उसी को देख लेते हैं हम। गेहूं सब जानते हैं, सब जानते हैं। मक्का, बाजरा, कुछ को पता नहीं होता है। जो भी खाद्यान्न में आती है, ज्वार, चावल और रागी। रागी क्या है, खाद्यान्न फसल है। राजस्थान में नहीं होती है, लेकिन खाने में प्रयोग में लेते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती है। मोटे अनाज में आती है। मोटे अनाज मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार और रागी माइल्ड मोटे अनाज में आते हैं। कभी पूछ ले मोटे अनाज, तो हमारे यहाँ पर ये क्या है, मोटे अनाज है। मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार और रागी। और गेहूं, चावल, ये सब क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं। तो रागी क्या है, खाद्यान्न फसल है। ध्यान रखना है निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल है या नहीं। रेट जैसे एग्जाम्स में पूछ ले तो ये हमारी क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं। ज्यादातर को ये तो पता होती है, लेकिन थोड़ा सा रागी में कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखें रागी क्या है, एक खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट देखिए हम दलहन फसलों में सब जानते हैं। मूंग, मोठ, उड़द, तुअर या अरहर, चौला, चना, मटर, मसूर, ये मुख्य रूप से क्या है, दलहन फसलें हैं। सोयाबीन, दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। इसमें 46% तक क्या पाया जाता है, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। यह दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। मूंग, मोठ, उड़द, तुअर, अरहर, चौला, चना, मटर, मसूर और सोयाबीन, ये क्या है, दलहन फसलें हैं। अगर देखते हैं हम तिलहन फसलों के बारे में। तिलहन फसलों की हम जो देखें, तिलहन फसलों में तो सोयाबीन वापस से किसमें आ जाएगा, तिलहन फसलों में भी आ जाएगा। सोयाबीन है, मूंगफली है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अरंडी है, कपास है। कपास व्यापारिक फसल भी है
रेशेदार फसल भी है और तिलहन भी है। तिलहन इसका जो बिनौला होता है उससे क्या प्राप्त किया जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है। बाद में जो कुट्टा बचता है उसको खल और पशुओं के आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इसके उपयोग है। इसका जो रुई वाला भाग है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए चला जाता है, अन्य कामों में धागा बनाने में, अन्य कामों में चला जाता है। इसका जो बीज होता है उसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है और उसके बाद में जो अवशिष्ट बचता है बीज का उसको खल के रूप में, पशुओं के आहार के रूप में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इसके बहुत उपयोगी है। मक्के का भी देखते हैं। मक्के की जो हरा होता है वर्तमान में इसका ज्यादा उपयोग होने लगा। मक्का होता है उसको हरा ही काट लेते हैं, इसका हरा चारा होता है जिससे साइलेज नामक पशु आहार बनाया जाता है। तो आपसे पूछ ले साइलेज किससे प्राप्त होता है, पशु आहार वो किससे प्राप्त होता है, मक्के से प्राप्त होता है। जबकि कपास के बिनौले से भी क्या प्राप्त होता है, खल प्राप्त होता है। खल कहते हैं इसको जो पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, कपास, तिल, सरसों, अलसी, तारामीरा, रायड़ा, राई, ये सब का है तिलहन फसलें। सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, कपास, तिल, सरसों, अलसी, तारामीरा, रायड़ा, राई, सूरजमुखी। सूरजमुखी ये भी क्या है, एक तिलहन फसल है। सूरजमुखी भी क्या है, एक तिलहन फसल है। तिलहन फसलें हैं। तिलहन फसलों में देखो, फसलों में हम देख रहे थे सूरजमुखी मैंने लिखा है, वर्तमान में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है खाना बनाने में। कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है इनके लिए कौन से तेल लिखा जाता है, डॉक्टर द्वारा सुझाव दिया जाता है सूरजमुखी का तेल। तो इसको भी आहार के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और सूरजमुखी भरतपुर जिले में कृषि की तीनों ही ऋतुओं में इसका उत्पादन किया जाता है। तीनों ही ऋतुओं में, जिस प्रकार मक्के का उत्पादन दक्षिणी राजस्थान में तीनों ही ऋतुओं में होता है, बांसवाड़ा जिले में, इस प्रकार सूरजमुखी का उत्पादन है वो पूर्वी जिलों में, मुख्य रूप से भरतपुर में यह तीनों ही ऋतुओं में खरीफ, रबी, जायद में इसका उत्पादन किया जाता है। तो सूरजमुखी ये सब क्या है, तिलहन फसलें हैं। तो सूरजमुखी ध्यान रखना क्या है, एक तिलहन फसल है। राज्य में होने वाली व्यापारिक फसलों की बात करें तो कपास वापस से आ जाएगा हमारे पास। महत्वपूर्ण कौन है, कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, इसबगोल है। इसबगोल है ये औषधीय पौधा है, इसबगोल है। चैत्री गुलाब है, चैत्री गुलाब है, औषधि के रूप में भी काम आता है, इत्र के रूप में भी काम आता है। चैत्री गुलाब है। होहोबा या जोजोबा या जेट्रोफा, होहोबा, जेट्रोफा, होहोबा, जोजोबा या जेट्रोफा, या स्थानीय भाषा में इसको भी क्या कहते हैं, रतन जोत कहा जाता है। तो ये व्यापारिक फसल भी है। और ये व्यापारिक क्या है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए विशेषकर लाए गए हम, और इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है जिसको स्नेक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं हमारे पास 4 प्रकार की हमने उपयोगिता के आधार पर फसलों को बांटा है। आपसे जैसे प्रश्न पूछे जाए उसके देने। व्यापारिक फसलों में ही देखें, कपास है वो रेशेदार फसल है, इसके बिनौले में कहा तेल काम आते हैं। इसके खल से क्या बनता है, पशु आहार बनता है। गन्ना चीनी उद्योग के लिए काम आता है, शराब बनाने में काम आता है। तंबाकू पेय पदार्थ में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम पेय पदार्थ में तंबाकू यानी कि इसको सूंघने में, बीड़ी उद्योग में वगैरह में काम आती है। इसबगोल की बात करें, यह एक औषधीय पौधा है जो इसको कहते हैं स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहा जाता है। जब चर्चा करेंगे तब देखेंगे इसको घोड़ा जीरा कहा जाता है। मधुमेह रोगियों के लिए ये काम में आती है। चैत्री गुलाब की चर्चा करेंगे हम, जिससे इत्र और इससे अनेक औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। होहोबा या जेट्रोफा या जोजोबा स्नेह के रूप में इसके तेल को काम आता है और मरुस्थलीकरण को रोकने में काम होता है। तो इस प्रकार, और इसके अलावा भी हमारे यहाँ होती है, मेथी होती है, जीरा होता है राज्य में, अच्छा सुर्ख मेहंदी होती है जो हम देखेंगे सोजतपाली और गिलुंड राजसमंद की प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ पर अदरक अच्छा होता है उदयपुर जिले में, हल्दी अच्छी होती है उदयपुर जिले में। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख है जो है उनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। सबको लिखना संभव नहीं, जो मुख्य है उनके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, बाकी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हमने फसलों को उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा है, हमने 4 भागों में बांटा है। अब इन्हीं फसलों के बारे में हमसे ऋतुओं को लेकर पूछ लेता है, निम्न में से कौन सी खरीफ की खाद्यान्न फसल है, निम्न में से कौन सी
खरीफ की खाद्यान्न फसल है, निम्न में से कौन सी रबी की खाद्यान्न फसल है, या निम्न में से मावट किसके लिए लाभदायक है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तब हमें पता होना चाहिए कौन सी फसल खरीफ ऋतु के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी फसल हमारे रबी की है, या कौन सी खरीफ की मुख्य खाद्यान्न फसल है, कौन सी रबी की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। इस प्रकार के प्रश्न आते तब हमें खरीफ रबी भी पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, इन्हीं में चर्चा कर लेते हैं एक बार, और फिर बना के भी देख लेंगे हम कि कौन सी रबी की कौन सी खरीफ की। अभी यहीं पर देख लेते हैं हम, देखो गेहूं और कौन सा है हमारे पास जौ, ये दोनों हमारे यहाँ पर कौन सी फसलें हैं, ये दोनों ही रबी की फसलें। कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें, जबकि मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, चावल ये सब किसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें। बाकी से किसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें, जबकि गेहूं और जौ ये दोनों कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें। जब एक एक फसल की चर्चा करेंगे तब हम आगे इनकी विशेषताओं के बारे में भी देखेंगे। कैसे प्रश्न पूछ ले, आपसे पूछ ले राज्य में सर्वाधिक रबी के काल में बोई जाने वाली फसल है, तो आप सोचिए कि राज्य में सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है, बाजरा, जबकि बाजरा कौन सी फसल है, खरीफ की सबसे बड़ी बोई जाने वाली फसल है। या राज्य में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी, ऐसा आया तो भी क्या बताओगे, बाजरा। सुन ले, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्या देखो राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल बाजरा, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल कौन सी है, गेहूं। ये दो सामान्य प्रश्न हो गए। अब मैं ऋतुओं को लेकर पूछा, राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली रबी की फसल है, फिर क्या हो गया, गेहूं। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली रबी की फसल खाद्यान्न फसल है तो कौन सी हुई, गेहूं ही हुई। लेकिन आपसे पूछे राज्य में सर्वाधिक खरीफ की सबसे बड़ी बोने वाली फसल कौन सी है, तो बाजरा होगी वापस से, और उत्पादित होने वाली खरीफ की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल भी कौन सी, बाजरा होगी। तो इस प्रकार प्रश्नों में खरीफ रबी को लेकर कंफ्यूज हो जाए। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली तिलहन फसल कौन सी, सरसों। तो प्रश्नों में कुछ फसल पूछ ले, रबी की सबसे बड़ी फसल कौन सी होगी तिलहन फसलों में, तो कौन सी है, सरसों। लेकिन आपसे पूछ ले खरीफ की सबसे बड़ी तिलहन फसल कौन सी, तो आप कंफ्यूज हो जाए आप क्या करें। तो तब मैं ना, खरीफ की सबसे बड़ी तिलहन फसल कौन सी है, तेल है, सोयाबीन है, ये कौन कौन सी फसलें हैं, ये हमारी रबी की खरीफ की बड़ी फसलें हैं। तो इस प्रकार प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो तब दिक्कत हो जाती है, खरीफ रबी पता नहीं होती। देखें हम सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर दालों में सबसे ज्यादा जो उत्पादित होती है वो कौन है, मोठ है। लेकिन आपसे पूछ ले रबी की सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, रबी की सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी, चना है। जबकि सामान्य कौन सी है, मोठ है। मोठ किस ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की। तो खरीफ ऋतु की सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी है, तो भी कौन होगी, मोठ। सामान्य प्रश्न आया कि रबी सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी है, तो भी मोठ। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि खरीफ की आपसे पूछा जाएगा रबी की सबसे बड़ी फसल कौन सी है, तो फिर कौन सी हो जाएगी, दलहन फसल चना हो जाएगी। इस प्रकार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं, रबी की कौन सी फसल है, खरीफ की कौन सी है और जायद की कौन सी। इसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आगे हम चर्चा करने से पहले आप थोड़ा सा, इससे पूर्व थोड़ा कमेंट था कि रेड पेन दिख नहीं रहा है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा हमने गहरा कर दिया, इसके बाद हम रेड पेन का उपयोग शायद कम कर दें, बंद कर देंगे। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप देख लें उपयोगिता के आधार पर फसलों के प्रकार, खाद्यान्न कौन सी, दलहन कौन सी, तिलहन कौन सी और व्यापारिक फसल कौन सी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं फसलों के प्रकार में हम देखेंगे कौन सी फसलें, हम ऋतुओं के आधार पर फसलें, ऋतुओं के आधार पर फसलों में हम चर्चा करते हैं। आगे ऋतुओं के बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। हम फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। कृषि की 3 ऋतुएं होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की, ये 3 ऋतुएं होती हैं। इनसे भी प्रश्न पटवार वगैरह में डीप पूछ ले थोड़ा सा, तो हम सभी चर्चाएं कर लेते हैं। 3 प्रकार की फसलों का वर्गीकरण है, किस आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार। राज्य की कृषि को कितने ऋतुओं में बांटा गया है, देश की कृषि को कितने ऋतुओं में बांटा गया है, 3 ऋतु। रबी की इसको काल को कहते हैं स्थानीय भाषा में उनालू की फसल, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम खरीफ की फसल, कौन सी फसलें, खरीफ ऋतु की फसलें, इसको कहते हैं सियालू की फसल। और नेक्स्ट होती है जायद की फसल, ये गर्मी के काल में होती है, मई अप्रैल मई में जरा दिनों के लिए नहीं होती है। रबी का जो गिरदावरी करते हैं, इसकी जो उसकी जांच करते हैं इसके बारे में, रबी की जो होती है ये होती है 16 फरवरी से 15 मार्च तक क्या होती है, इसकी गिरदावरी होती है। पटवार के लिए अगर पूछ ले गिरदावरी,
ठीक है। ये डेट क्या है इसकी, गिरदावरी की डेट है कब, 16 फरवरी से 15 मार्च तक। इसकी होती है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, क्या होती है गिरदावरी। नेक्स्ट देखें पटवारी द्वारा की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें जायद की होती है 1 मई से 31 मई या 30 मई, लास्ट मई की डेट तक होती है, 30 मई तक। ये मई माह में होती है। ये किसके लिए है, पटवार के लिए है। पटवार के लिए पूछ ले तो पटवारी द्वारा जब जो खेत में जो उसके जो आंकड़े लिए जाते हैं जांच के लिए, तो 16 फरवरी से मार्च के बीच में ली जाती है। इसके उत्पादन को लेकर कितना होगा फसलों की जो करता है वो इसमें करता है 10 हमारे 1 अक्टूबर से, कब से 10 अक्टूबर नहीं, कब से करता है ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, और इसके 1 मई से लेकर 30 मई तक। ये पटवार के लिए है, बाकी इंपोर्टेंट नहीं। बाकी के लिए क्या इंपोर्टेंट है, इसकी बुआई कब होती है। इस फसल की जो बुआई होती है, जो रबी की फसल की बुआई होती है, वो नवंबर लास्ट में होती है और दिसंबर में, यानी 15 नवंबर के बाद से लेकर 15 नवंबर के बाद से कब तक, दिसंबर अंत तक होती है राज्य में बुआई। और कटाई की बात करें तो मार्च अंत में, अंत से अप्रैल क्या होती है, इसकी कटाई होती है। देखिए खरीफ की जो होती है बुआई, वो जून व जुलाई में इसकी क्या होती है, बुआई होती है। और सितंबर व अक्टूबर में क्या होती है, कटाई होती है। ये अप्रैल व मई माह में उगाई जाती फसल। अप्रैल व मई में, यानी कि जो 15-30-40 दिन की होती है, जैसे दक्षिणी राजस्थान में उड़द मूंग भी उगाए जाते हैं। सामान्यतः तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, सब्जियां हैं, वो इस ऋतु में, जायद ऋतु में उगाई जाती है, जो अल्पकाल की होती है। वर्षा आने से पहले खेत को क्या कर देना पड़ता है, खेत को हल करके थोड़े दिन धूप देने के लिए इसको तैयार कर देना पड़ता है। इसलिए फसल पके न पके उसको जो अल्पकाल में ही क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जायद। हमारे लिए जो इंपोर्टेंट है रबी और खरीफ। रबी की काल को ही क्या कहा जाता है स्थानीय में, ओनालू, और खरीफ को क्या कहा जाता है, सियालू की फसल है ना। थोड़ा सा पटवार वगैरह में गवर्नमेंट से पूछ ले। इसकी गिरदावरी यानी की जाती है 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, और खरीफ की जाती है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, खरीफ ऋतु की। ठीक है, पटवार के लिए इंपोर्टेंट है। बाकी ये गिरदावरी वाला ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है पटवार, क्योंकि पटवार का काम ही यही होगा। कौन करेगा, ये पटवारी ही करेंगे, है ना। तो इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट है। इस फसल की जो बुआई होती है नवंबर दिसंबर में होती है, और कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में। जबकि इसकी जून जुलाई में और बुआई होती है, और कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। ये जो फसलें होंगी, इसको क्या होगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी। इस ऋतु में जो फसलें बोएंगे वो कैसी होंगी, शीतकटिबंधीय फसलें होंगी, जिनको शीत ऋतु अच्छी रहती है, जिन फसलों के लिए उनका उत्पादन किया जाएगा। शीतकटिबंधीय जो पौधे होंगे उनकी कृषि होगी। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय या आर्द्र जलवायु रखने वाले, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु रखने वाले, जैसे चावल है, मक्का है, इस प्रकार की कृषि खरीफ ऋतु में होगी। तो हमारे यहाँ पर देखें तो दोनों फसलों के बारे में देखें, यहाँ पर शीत ऋतु की फसलें, वहां पर खरीफ ऋतु की फसलें। राज्य में सबसे ज्यादा जो बुआई होती है वो खरीफ ऋतु में होती है। राज्य के अधिकांश भाग पर कब बुआई होती है, खरीफ ऋतु में, क्योंकि खरीफ ऋतु में मानसून आता है, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इन फसलों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जहां पर वर्षा होती है, वर्षा के आधार पर ही कृषि की जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है, तो बाजरे की कृषि की जाती है, चने की कृषि की जाती है, बाजरे चने के तो हम देखेंगे उस ऋतु में बाजरे की कृषि की जाती है। खरीफ ऋतु में सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में क्या बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। जहां वर्षा अच्छी होती है वहां पर मक्का है, चावल है, उसकी कृषि की जाती है। कपास है, उन पौधों की कृषि की जाती है जहां पर वर्षा अच्छी होती है। जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर क्या उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है। जबकि रबी की फसलें पूर्णतः सिंचाई पर आधारित है, चाहे कुएं नलकूप से करें, हम झीलों से करें, तालाबों से करें या नहरों से करें। ये जो कृषि होगी वो किस पर आधारित होगी, सिंचाई पर आधारित होगी। तो राज्य में देखेंगे हम, अभी चर्चा करेंगे तब आगे एक फसल की, तब उनके बारे में और विशेषता देखेंगे, किसको क्या सिंचाई वगैरह ना। सबसे ज्यादा जो फसलों में सिंचाई की आवश्यकता होती है वो गन्ने को होती है। सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता किसको होती है, गन्ने को। जबकि सबसे ज्यादा जल की जरूरत किसे होती है, चावल को। दोनों ही तथ्य अलग अलग है। सबसे ज्यादा जल की जरूरत किसे होती है, चावल की। हम चावल नहीं उत्पादित करेंगे जहां पर दलदली भूमि होगी, तराई वाला होगा, जहां पर पानी की सुविधाएं होंगी। सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम इसको कब बोलते हैं, खरीफ ऋतु में।
कुछ कभी कभी सिंचाई कर देनी पड़ती है, लेकिन हम ये सिंचाई पर निर्भर नहीं होती, इसलिए हम इसको ये उष्ण आर्द्रकटिबंधीय है और इसको जहाँ पर तराई वाले दलदली क्षेत्र होते हैं वहीं पर हम इसकी कृषि करते हैं। तो जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता किस फसल को होती है? चावल को। लेकिन सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको होती है? गन्ने को। लेकिन राज्य में सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको होती है? तो गेहूं को, क्योंकि हमारे पास गन्ना नहीं होता। गन्ना महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, हमारे यहाँ होता जरूर है लेकिन इतना अधिक नहीं होता है, कुछ जिलों में ही होता है और कुछ मात्रा में ही सीमित गन्ना उत्पादित होता है, क्योंकि हमारे पास पहले ही हमने पढ़ लिया जल हमारे पास बहुत कम है। भारत के कुल सतही जल का मात्र 1.16% जल उपलब्ध है। अगर गन्ने की कृषि करी तो और हमारे यहाँ पर सूखा हो जाएगा। महाराष्ट्र में अभी भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है, जिसका मुख्य कारण क्या है? वहां पर गन्ने की कृषि का क्या मिला है? बढ़ावा मिला, क्योंकि वहां पर गन्ने में क्या है? गन्ने में मिठास चीनी की मात्रा ज्यादा है, जिस कारण वहां पर गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक करने के कारण सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया। तो हमारे यहाँ पर गन्ने की फसलों में देखें तो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता किसे होती है? चावल को। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सिंचाई की सबसे ज्यादा फसलों में किसकी आवश्यकता होती है? जल को, तो गन्ने को। राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो गेहूं को। इस तरीके से कोई प्रश्न हो तो आपको ध्यान रखें। रबी की फसलों की बात करें तो हम मुख्य रूप से हमारे जो खाद्यान्न फसलों में हमने देखा था, जो रबी की मुख्य फसलें हैं वो कौन सी है? गेहूं। गेहूं के बाद में है जौ। इसके बाद में देखें हम जो हमारे इस समय में होता है मटर, मसूर, सेम। ये क्या है? दलहन फसलें। गेहूं, जौ, ये दोनों खाद्यान्न फसलें हो गई। ये तीनों ही क्या है? हमारी दलहन फसलें हो गई। तिलहन फसलों की बात करें तो सरसों, अलसी, राई, रायड़ा, तारामीरा, सूरजमुखी, ये सब क्या है? तिलहन फसलें हैं। किस ऋतु की फसलें हैं ये तिलहन फसलें? रबी की तिलहन फसलें हैं। और ये क्या है? दलहन फसलें हैं। और ये वाली क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। तीनों ही फसलें हमने देख ली। ये इतनी याद रखेंगे तो निश्चित प्रश्न आ गया रबी खरीफ तो आप कर सकते हैं। ये दोनों हमारी कौन सी फसलें हैं? रबी की खाद्यान्न फसलें। ये दोनों तीनों कौन सी हैं? हमारी दलहन फसलें हैं। और ये कौन सी हैं? तिलहन फसलें हैं राज्य की। कौन सी ऋतु की? रबी ऋतु की। देखिए रबी की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी हो गई? गेहूं। सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। और एक यहाँ पर रबी की फसलों में रह गया हमारे दलहन फसलों में चना। कौन सा रह गया? चना। तो देखिए दलहनों में सबसे बड़ी फसल कौन सी हुई? चना। रबी में खाद्यान्न में कौन सी हो गई? गेहूं। और तिलहन में कौन सी हो गई? सरसों। यहीं से आप टिक करके इसको याद कर लें। रबी की बड़ी फसलें, रबी की सबसे बड़ी फसल खाद्यान्न फसल कौन सी हो गई? गेहूं। दलहन फसल कौन सी हो गई? चना। और तिलहन फसल कौन सी हो गई? सरसों। आगे बढ़े, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम कौन सी फसल देखते हैं? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में देखें तो हम फसलों की बात करें तो बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, तुवर या अरहर। मूंग, मोठ, उड़द, तुवर या अरहर। तिलहनों की बात करें तो हम तिलहनों की बात करें यहां पर तिल, तिल के बाद में हमारे पास सोयाबीन, सोयाबीन के बाद है मूंगफली, और मूंगफली के बाद बात करें अरंडी, ठीक है। कपास, कपास का बिनोला है वो किसमें आता है? तिलहन फसलों में आता है बिनोला। इस प्रकार देखा हमने, देखें यहाँ पर भी हम वापस उसी प्रकार देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सी फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। ये हमारे पास कौन सी फसलें हैं? दलहन फसलें। और ये हमारे पास कौन सी फसलें हैं? तिलहन फसलें। देखिए राज्य की सबसे बड़ी खरीफ की खाद्यान्न फसल कौन सी हो गई? अब बाजरा। खरीफ की, ठीक है। यहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी? मोठ है। और खरीफ की भी सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी है? मोठ। लेकिन रबी की सबसे बड़ी दलहन फसल पूछे तब कौन हो जाएगा? चना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम, राज्य की सबसे बड़ी तिलहन फसल कौन सी है? कौन से ऋतु की? खरीफ की। तिल भी है और वर्तमान में किसका उत्पादन बढ़ रहा है? सोयाबीन का। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, लेकर आंकड़ों को लेकर
तिल हो तो तिल, और तिल नहीं है तो सोयाबीन का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोनों ही हमारे पास क्या है, तिलहन फसलें बड़ी हैं। तो इस प्रकार अगर हमसे जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब यहाँ से देना है और इन तीनों दोनों को याद रखना है। इधर की फसलों की बात करें, यहाँ पर राज्य में कहीं कहीं यहाँ पर मूंग हो जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में है, उड़द हो जाते हैं डूंगरपुर में इसी ऋतु में। इसके अलावा हो जाती है सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ककड़ियां आदि। ये फसलों का उत्पादन किस महीने माह में होता है? जायद माह में, अल्पकाल जिसको आवश्यक होता है उस काल में उगाते हैं, और जून आने से पहले, क्योंकि जून में वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले इसको अच्छी तरीके से खेत को साफ कर दिया जाता है, अल्पकाल के लिए उगाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा राज्य की फसलों को किस रूप में, रबी, खरीफ और जायद के रूप में हमने फसलों का वर्गीकरण किया, यानी कि ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया। यह पटवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, प्रश्न सोल्व करने में आप बड़ी आसानी होगी। फर्स्ट ग्रेड में पेपर में प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में मावठ से लाभान्वित होने वाली निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? वहां पर फसलें दे रखी थी, गेहूं दे रखा था, चना दे रखा था, सरसों दे रखा था और मक्का दे रखा होता शायद। तो इस प्रकार कौन सा है? मक्का सबसे अलग जा रहा है। मक्का कौन सी ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु। जबकि रबी की फसलों की, रबी के काल में क्या होती है? मावठ। शीतकाल में क्या होती है? मावठ। तो इसलिए वो उसके लिए बाजरा ऑप्शन में नहीं था। तो खरीफ रबी पता नहीं है तो इसको करना संभव नहीं है ना। प्रश्न इजी था लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन पैदा कर देते, इस तरह के प्रश्न घुमा फिरा कर आ जाते हैं फसलों को लेकर, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए रटा हुआ काम नहीं आएगा, थोड़ा सा समझ अगर विकसित कर लेंगे आप तो कैसा भी प्रश्न आएगा सोल्व कर लेंगे। इतनी ही फसलें आपके लिए काफी है। कोई पूछे गन्ना, तो ये वार्षिक फसलें वर्ष भर एक ही फसल उत्पादित रहती है। जैसे बोया, इसको अभी ग्रीष्म काल में बो दिया जाता है, इसको मई जून में बो दिया जाता है, कहीं कहीं अप्रैल में बो दिया जाता है, अप्रैल मई जून के बीच में बोते हैं और एक साल क्या काटने के बाद में फिर से भी उगता है, वो 2 से 3 साल रहता है। कपास है वो मुख्य रूप से खरीफ ऋतु में बोया जाता है और वो भी नवंबर दिसंबर तक क्या देता रहता है, अपने फूल देता रहता है। तो कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो जैसे हम जोजोबा जट्रोबा पढ़ेंगे तो उनको एक बार बुआई के बाद वो 40 से लेकर 400 वर्ष तक उनका जीवन काल होता है। तो सभी फसलें नहीं, हम इतनी इंपॉर्टेंट है जो हमें लिखना है, निश्चित आप इसको देखकर प्रश्न सॉल्व कर देंगे। कैसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया आपको ऋतुओं से लेकर फसलों का, तो इससे आसानी से सॉल्व कर देंगे अगर इतना याद है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप। अब हम एक एक फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहली फसलों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली फसल है हमारे पास गेहूं। राज्य की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। देखिए, देश और विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। यदि कभी पूछा जाए तो एग्जाम में तो वो चावल है, क्योंकि विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहां रहती है? एशिया में, और एशिया में भी कहां पर? दक्षिण पूर्वी व दक्षिण एशिया में, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, चीन, इन देशों में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और इनका मुख्य भोजन क्या है? चावल। तो विश्व में मुख्य भोजन क्या है? चावल। विश्व की अधिकांश जनसंख्या 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? चावल। विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। उसी प्रकार भारत की भी मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। भारत के पूरे दक्षिणी भारत में और बंगाल, पश्चिम और दक्षिण भारत में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी सबसे ज्यादा मुख्य कौन सी फसल खाई जाती है? बिहार है, चावल। इसलिए राज्य की, देश की भी मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी? चावल। लेकिन राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी? गेहूं। हमारे राज्य में सबसे ज्यादा कौन? क्योंकि हमारा चावल बहुत कम होता है, दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में होता है कुछ, और गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। वहां पर भी अब कम कर दिया, व्यापारिक फसलें ज्यादा उत्पादित की जाती है, और बूंदी में होता है। तो चावल हमारे पर अब कम उत्पादित होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर मुख्य फसल, राज्य की मुख्य फसल पूछे तो कौन सी खाद्यान्न फसल? गेहूं। जबकि देश और विश्व की कौन सी है? चावल है। तो हम सबसे पहले एक फसल के बारे में चर्चा करते हैं, गेहूं की। गेहूं शीतकटिबंधीय पौधा है, शीतकटिबंधीय पौधा है, शीतकटिबंधीय पौधा है, और मूलतः यह एशिया का ही पौधा है। इसकी उत्पादन का श्रेय आर्य जाति को ही जाता है। मुख्य रूप से कहां का पौधा है? एशिया का ही पौधा माना जाता है। गेहूं एक ऐसा पौधा है, शीतकटिबंधीय पौधा है। बुआई के समय तापमान कम होना चाहिए, इसलिए हम इसको नवंबर दिसंबर में, जैसे शीतकाल प्रारंभ होता है तब इसकी हम बुआई करते हैं। लेकिन कटाई के समय, पकने के समय में तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। सिंचाई की अगर वर्षा तो हमारे होती नहीं शीतकाल में,
लेकिन मावट होती है वो उसके लिए लाभदायक होती है, जिसको कहते हैं सुनहरी बूंदें, और सिंचाई के माध्यम से हम इसका उत्पादन करते हैं। पूर्वी जिलों में हम कुएं और नलकूप के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उत्तरी जिलों में हम नहरों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जबकि दक्षिण में हम झरने हैं, तालाब हैं, झीलें या छोटी छोटी नहरों के माध्यम से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। गेहूं को राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। कौन सी फसल को सिंचाई की राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है? गेहूं को। गेहूं कैसा है? शीतकटिबंधीय पौधा है। गेहूं की बात करें सबसे ज्यादा जो उत्पादन 2015 के अनुसार पूछा जाए तो कौन सा जिला है? गंगानगर। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? अलवर में। जो भी ऑप्शन में आपको मिले, जैसा भी 2015 के अनुसार कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन? गंगानगर में। लेकिन वर्तमान में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में है? अलवर जिले में। अलवर जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखें, इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं। सुजाता, सोना कल्याण, सोना कल्याण 3740, 3777, 3760, ये किसकी उन्नत किस्में हैं? गेहूं की उन्नत किस्में हैं। सुजाता, सोना कल्याण ये किसकी उन्नत किस्में हैं? गेहूं की उन्नत किस्में हैं। तो इस प्रकार ये हमारी कौन सी फसल है? गेहूं है। इसको सबसे ज्यादा क्या किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है। राज्य की क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसल है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली कौन सी फसल है? खाद्यान्न फसल गेहूं है। ठीक है। अब हम एक और चीज हमने देखी थी फर्स्ट में, मैंने बताया भी था आपको, फिर से चर्चा कर लेते हैं। राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में, यानी कि हमारा उत्तरी राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, उनकी तुलना में राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होना मतलब एक खेत से वहां पर 10 बोरी होता है, हमारे यहाँ पर 6 बोरी होता है, यानी 4 बोरी इतना उत्पादन कम क्यों होता है? तो यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कम पाया जाता है। तो वहां पर ऑप्शन कुछ भी मिले आपको ध्यान रखना है। सिंचाई इसका कारण नहीं है, इसका मुख्य कारण है राज्य में शीतकाल के दिन बहुत कम होते हैं। जबकि इसको किसकी आवश्यकता होती है? शीतकाल। जितनी अच्छी ठंड होगी, जितने अधिक दिनों तक होगी, उतनी ही इस फसल के लिए क्या होगी? फायदेमंद होगी। उतनी ही इसकी कली बड़ी होगी और इसमें बहुत अधिक बड़े बड़े दाने लगेंगे और बड़ा अधिक होगा आकार, तो क्या होंगे? अधिक उत्पादन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर हम जब हमारे शीतकालीन तक हमारे यहाँ पर शीत हमको कर्क रेखा के निकट है, कर्क रेखा के निकट होने के कारण यहाँ पर अल्पकाल का शीतकाल होता है। दिसंबर लास्ट तक तो हमारे यहाँ पर शीत शुरू होती है और जनवरी लास्ट में शीत क्या हो जाती है? समाप्त होने लगती है। अल्पकाल में गेहूं की फसल क्या हो जाती है? पककर जल्दी से तैयार हो जाती है, जैसे गर्मी शुरू होती है। तो इसीलिए क्या होता है? इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है। तो वहां पर कथन दे रखे हैं, ध्यान रखना कि सिंचाई इसका कारण नहीं है ना। इसका कारण क्या है? शीतकाल का क्या होना? अल्पकाल होना। गेहूं के बाद में हम नेक्स्ट फसल पढ़ते हैं। गेहूं के बाद में देखें हम चावल के बारे में। चावल कैसा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है। इस मूलतः ये कहां? यूएसए का। राजस्थान में भी इसकी उपयोगिता बड़ी है। साइलेज, तो इसके चारे को, इससे हरे चारे से क्या प्राप्त होता है? हमें साइलेज प्राप्त होता है। तो हम देखें नेक्स्ट फसल कौन सी देख रहे हैं? मक्का। मक्के के लिए मुख्य बात है मेवाड़। मेवाड़ में है मक्का खाना और मेवाड़ छोड़कर कहीं नहीं जाना, जैसे कहावतें चलती हैं। तो मक्के का मुख्य उत्पादन कहां पर होता है? मेवाड़ जिलों में होता है। अरावली में, लाल मृदा में कौन सी कृषि का उत्पादन होता है? मक्के का क्या होता है? उत्पादन होता है। मक्का कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय, और हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय जिला कौन सा है हमारा? बांसवाड़ा। इसीलिए वर्ष की तीनों ही ऋतुओं में, किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में वर्ष की तीनों ही ऋतुओं में इसका उत्पादन होता है। यानी कि तीनों ही ऋतुओं में, इसका मतलब क्या होगा? इस फसल का उत्पादन बांसवाड़ा जिले में खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों ही ऋतुओं में इसका उत्पादन होता है। किस जिले में? दक्षिण जिले में, या फिर आपसे पूछा जाए किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में वर्ष की तीनों ही ऋतुओं में इस फसल का उत्पादन किया जाता है। माही कंचन, माही धवल ये उन्नत किस्में हैं। माही कंचन और माही धवल। माही कंचन व माही धवल, यह दोनों ही क्या हैं? उन्नत किस्में हैं। किसकी? मक्के की। किसके द्वारा? कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा द्वारा विकसित। तो राज्य की बांसवाड़ा जिले की कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट द्वारा विकसित
माही कंचन और माही धवल, ये दोनों ही क्या है, उन्नत किस्में हैं किसकी, मक्के की। और बांसवाड़ा जिला ऐसा जिला है जहां तीनों ही ऋतुओं में इसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन वर्तमान में देखें तो इसका उत्पादन चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में बड़ा है ना। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर मक्के का क्या होता है, उत्पादन होता है। लेकिन बांसवाड़ा जिला ऐसा है जहां तीनों ही ऋतुओं में इसका उत्पादन बड़ा है। और गत जब भी आंकड़ा तो शायद बांसवाड़ा जिला भी उत्पादन में बड़ा हो जाए, वर्ष भर के आंकड़े देखे जाए तो फिर बांसवाड़ा भी बढ़ सकता है। तो जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए, देखें सर्वाधिक उत्पादन देखें तो कौन होगा, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और उदयपुर है। और तीनों ही ऋतुओं के बारे में पूछा जाए तो कौन सा जिला है हमारे पास, बांसवाड़ा जिला। फसल कौन सी है, मक्का। और मैंने बताया था मक्का मंडी कहां पर है, निम्बाहेड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में इसकी क्या है, मक्का मंडी है। नेक्स्ट फसल की बात करते हैं हम, मक्के के बाद में चावल की। चावल का उत्पादन है वो तराई वाले क्षेत्रों में होता है। हमने पढ़ा था जब घग्गर नदी पड़ी थी, इसके किनारे को क्या कहा था, उद्गम क्षेत्र को पाट कहा था। चावल के बारे में हम बात करते हैं। चावल कैसा है, ये भी उष्णकटिबंधीय खरीफ ऋतु का क्या है, पौधा है। चावल की बात करें, चावल जो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होता है वो कहां पर होता है, हनुमानगढ़ के कौन सा क्षेत्र, हनुमानगढ़ का पाट क्षेत्र। हनुमानगढ़ का पाट क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, बासमती चावल के लिए जाना जाता है, बासमती चावल के लिए जाना जाता है। इसके लिए अलावा है बूंदी। बूंदी में हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या है, राइस क्लस्टर, एक छोटी शोधनशाला है राइस क्लस्टर, कहां पर है, बूंदी में। इसके अलावा बांसवाड़ा, इन जिलों में किसका उत्पादन होता है, चावल का। यहाँ पर जो उन्नत किस्म है बांसवाड़ा में है वो है माही सुगंधा। माही कंचन और माही दल अभी आगे पढ़ी थी हमने, वो मक्के की उन्नत किस्म है, जबकि माही सुगंधा यही कृषि अनुसंधान केंद्र गवर्नमेंट द्वारा विकसित है। और किसकी उन्नत किस्म है, ये चावल की क्या है, उन्नत किस्म है। तो इस प्रकार चावल के बारे में हमने अध्ययन किया। चावल हनुमानगढ़ पाट क्षेत्र बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी राइस क्लस्टर और बांसवाड़ा, ये 3 जिले हैं। माही सुगंधा का संबंध चावल की उन्नत किस्म से, सर्वाधिक उत्पादन है वो हनुमानगढ़ में चावल का होता है। हनुमानगढ़ में भी होता है, श्री गंगानगर में भी होता है। गंगानगर में आप व्यापारिक फसलों पर ध्यान देते हैं, इसलिए हनुमानगढ़, और वर्तमान में बूंदी भी उत्पादन में बढ़ रहा है। तो इस प्रकार देखें तो ये कौन सी फसल थी हमारे पास, चावल। तो हमने देखा गेहूं देखा, मक्का देखा, चावल देखा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं खाद्यान्न फसलों की बात कर लेते हैं। एक सिंपल है जिनके बारे में देख लेते हैं। ज्वार का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो अजमेर जिले में। ज्वार का राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है, अजमेर, नागौर, इन जिलों में होता है। जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, जयपुर में। ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर है, अजमेर, नागौर में। जबकि जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर है, जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन जयपुर में। तो इस प्रकार ये हमारी कौन सी फसलें थी, खाद्यान्न फसलें थी। खाद्यान्न फसलों के बाद में हम देखते हैं मुख्य रूप से हम दलहन फसलों की बात कर लेते हैं। दलहन फसलों में देखें चना है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में बीकानेर में। चना कहां पर सबसे ज्यादा, बीकानेर में। चना रबी की मुख्य फसल है। चना कौन सी की कहां की मुख्य फसल है, रबी की मुख्य फसल है। दलहन फसलों में देखिए चना है वो रबी की मुख्य फसल है। और दलहन फसलों में रबी के काल की सबसे बड़ी फसल है। दलहनों में सबसे बड़ी फसल तो मोठ है, लेकिन वो कौन सी ऋतु में उगाई जाती है, खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। इसलिए रबी की सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी है, चना। दालों का राजा कहा जाता है चना को। तो चना है वो हमारे यहाँ पर रबी की सबसे बड़ी दलहन फसल है। और सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है, बीकानेर जिले में होता है। दूसरी बात करें, गेहूं के साथ में यदि बोया जाए, इसको गेहूं प्लस चना किसी खेत में बोया जाए तो इसको क्या कहते हैं, हम गोचनी कहते हैं, गोचनी। लेकिन यदि जौ प्लस चना बोया जाए किसी खेत में तो इसको कहते हैं बेझड़। तो इस प्रकार कुछ और तथ्य हैं चने से संबंधित। गेहूं प्लस चना बोया जाए तो क्या कहते हैं हम, गोचनी। यदि हम गेहूं जौ प्लस चना बोते हैं तो क्या कहते हैं, बेझड़। तो राज्य में चना है वो मुख्य दलहन फसल है किस ऋतु की, रबी ऋतु की सबसे बड़ी दलहन फसल है। दालों का राजा कहा जाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चने के बाद में मोठ की। मोठ है वो भी क्या है, एक दलहन फसल है। ये बीकानेर, नागौर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। और वो कौन सी ऋतु की सबसे बड़ी फसल है, रबी की सबसे बड़ी खरीफ की सबसे बड़ी दलहन फसल है। और सामान्य रूप से पूछी जाए राज्य में सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी है तो भी मोठ है।
नेक्स्ट दलहन फसलों में बात करें तो मटर है, वो भी कहां पर सबसे ज्यादा? जयपुर में। अरहर या तुअर जिसको बोला जाता है वो कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। देखा जाए उड़द सबसे ज्यादा कहां पर है? डूंगरपुर जिले में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। तो इस प्रकार कुछ और दलहन फसलें थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम तिलहन फसलों की। सोयाबीन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, वो दलहन और तिलहन दोनों में आती है। सोयाबीन दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन 46% तक प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। हम नेक्स्ट फसल को देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन है वो राज्य वर्तमान में ही इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। ज्यादातर जहां पर मक्के और कपास का उत्पादन किया जाता था उस क्षेत्र पर अधिकार किसने कर लिया है? सोयाबीन ने। राज्य के कौन से जिले दक्षिण पूर्वी जिले हैं जो पठारी क्षेत्र है हमारा, मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार का, वो क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? अब सोयाबीन के लिए जाता है। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में भी इसका उत्पादन बड़ा है। बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर भी इसका उत्पादन क्या है? बड़ा है। किसका? सोयाबीन का है। दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की क्या है? फसल है। तो इससे संबंधित हमसे क्या प्रश्न पूछा जाए? राज्य के किस भाग में किया जाता है? मुख्य रूप से तो कौन सा भाग आएगा आपको? दक्षिण पूर्वी जिले, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो झालावाड़ में। ठीक है। और वर्तमान में इसका उत्पादन कहां पर बढ़ा है? दक्षिणी जिलों में बढ़ा है। कौन सी ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की फसल। किस फसल का इसने किस फसल को कम कर दिया है इसने? यहाँ दक्षिण में हमारे यहाँ पर मक्के का उत्पादन को कम कर दिया है। साथ में इसने किसके उत्पादन को कम कर दिया है? कपास के उत्पादन को कम करके इसने उसका स्थान किसने ले लिया है? सोयाबीन ने ले लिया है। तो नेक्स्ट हमारी जो फसल थी वो कौन सी है? सोयाबीन। सोयाबीन के बाद में तिलहन फसलों में देखें सरसों। ये राज्य की सबसे बड़ी क्या है? तिलहन फसल है। और कौन सी ऋतु की फसल है? ये रबी की फसल है। कौन सी ऋतु? रबी के काल में गेहूं के साथ में इसकी क्या होती है? बुआई होती है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है? अलवर। सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? अलवर जिले में होता है। तो सरसों देखा हमने, रबी। एक हमारी खाद्य फसल बच गई, हमने भूल गए उसके बाजरे के बारे में, हम आगे अध्ययन कर लेते हैं वापस से बाजरा। तो सरसों है रबी की सबसे बड़ी तिलहन फसल है, रबी की सबसे बड़ी फसल है वो तिलहन फसल है। और किस जिले में? अलवर जिले में। हमने पढ़ लिया है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर, भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जिसके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। एक फसल हमारे पास खाद्यान्न फसल बच गई जिस